हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने आपकी एक नई फैमिली स्टार्ट कर दी थी, दैट इज़ हेलोजन फैमिली। ठीक है, और उसकी हमने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे और आज हम हेलोजन फैमिली के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, HCl। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो फर्स्ट कंपाउंड रहेगा दैट इज़ क्लोरीन। ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड क्या रहेगा आपका? क्लोरीन। या फिर हम पहले फ्लोरीन पढ़ लेते हैं। ठीक है, फ्लोरीन के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। F2। फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम देख लेते हैं कि इसे प्रिपेयर कैसे किया जाता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो आपका फ्लोरीन है, ये आपके एक कंपाउंड KHF2 उससे बनाया जाता है। ठीक है ना, तो इसमें हम लिख सकते हैं we can obtain fluorine by electrolysis of KHF2। ये आपका एक आयनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, इसमें आपका एक तो K+ रहता है। ठीक है, K+ आयन रहता है और एक आपका HF2- आयन रहता है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड होता है। इसके इलेक्ट्रोलिसिस से आपको क्या मिलता है? फ्लोरीन गैस मिलती है KHF2। इसका जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, आपको क्या मिलेगा? एक तो KF मिलेगा, साथ में आपको H2 मिलेगा और साथ में F2 मिलेगा। ठीक है, रिएक्शन को आप बैलेंस भी कर सकते हो, ट्वाइस के FF। ठीक है, तो ये इसकी एक सिंपल मेथड होता है आपका फ्लोरीन को ऑब्टेन करने का। ठीक है, इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट क्या है आपका? HF2- आयन। जो HF2- आयन है आपका, HF2- आयन, ठीक है, इसमें होती है आपकी सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होती है? सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि ये इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट अगर किसी में होती है तो वो आपके HF2- आयन में होती है। ठीक है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि HF2- है, ये आपका HF और ये आपका मान लो आपका फ्लोरीन यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इस टाइप की आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो लेंथ होती है वो आपके जो नॉर्मल बॉन्डिंग की लेंथ होती है उसकी सेम ही रहती है, बराबर ही रहती है लगभग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी फ्लोरीन है और यहाँ पे भी आपका फ्लोरीन है। ठीक है ना, इस वजह से एक तो सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए ये आपका HF2- कंपाउंड क्या है? आयन इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन आपको पता ही है एक इलेक्ट्रॉन लेता है और अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। ठीक है, मतलब पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की। ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब अपने आप को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। मतलब आपका F2 जो होता है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। F2 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसकी तरह ये वर्क करता है। ठीक है, F2 की रिएक्शन जब आप करवाते हो वाटर के साथ तो ये वाटर को ऑक्सीडाइज कर देता है। एक तो आपको मिलता है HF, ठीक है, साथ में क्या मिलता है आपको? हाफ O2, तो ट्वाइस HF प्लस हाफ O2। ठीक है, इसके अलावा फ्लोरीन की जब आप रिएक्शन कराते हो NaOH के साथ तो इसे भी ये ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, एक तो आपको मिलेगा NaF, ठीक है, साथ में मिलेगा H2O प्लस O2। ठीक है, रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो। NaF F2 है तो 2 NaF, ठीक है, H2O प्लस हाफ O2।
तो ये कुछ इम्पोर्टेंट, एक तो ये प्रिपरेशन की इम्पोर्टेंट मेथड होता है। इसके अलावा ये जो है HF2- आयन, ये इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद रखना है कि इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। इसे नोट कीजिए आप, फिर हम इसके नेक्स्ट कंपाउंड क्लोरीन के बारे में पढ़ते हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अब हम आपके पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ क्लोरीन, ठीक है, कि क्लोरीन को कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। आपका जो नेक्स्ट कंपाउंड रहेगा दैट इज क्लोरीन, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड क्या रहेगा आपका? क्लोरीन, Cl2, क्लोरीन, ठीक है। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना, ग्रीनिश येलो कलर इसका होता है, ठीक है। अगर हम इसके प्रिपरेशन की मेथड देखें तो हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड की हेल्प से आपको इसे बना सकते हो, ठीक है। उसकी आप रिएक्शन करवा दीजिए HCl के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ, तो आपका Cl2 गैस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हम फर्स्ट मेथड लिख सकते हैं बाय रिएक्शन ऑफ MnO2 विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक है। यहाँ पे MnO2 की जगह आप कोई भी और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ले सकते हो, जैसे K2Cr2O7, ठीक है ना, PbO2, Pb3O4, ठीक है, KMnO4, उसको भी आप यूज में ले सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जब आप MnO2 को लेते हो, इसे हम बोलते हैं वेल्डन्स प्रोसेस, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? वेल्डन्स प्रोसेस भी इसको बोला जाता है, जब आप MnO2 को काम में लेते हो तो, ठीक है। रिएक्शन क्या होगी आपकी? MnO2 जब आपका HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो एक तो MnCl2 बनाएगा, ठीक है, साथ में H2O प्लस Cl2 गैस का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। रिएक्शन को आपको बैलेंस करना, आप बैलेंस कर सकते हो, लाइक 4HCl तो 4HCl, 4H2O तो 2H2O, ठीक है, ऑक्सीजन 2 और Mn1, ठीक है। रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि वी कैन यूज K2Cr2O7, K2Cr2O7, KMnO4, PbO या फिर Pb3O4 इंस्टेड ऑफ MnO2। ये सब आपकी क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। तो इन्हें भी आप काम में ले सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड जो इसका मेथड आता है उसमें आप MnO2 की रिएक्शन कराते हो NaCl प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है ना, तब भी आपको क्लोरीन गैस मिलती है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो बाय रिएक्शन ऑफ MnO2 एंड NaCl विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। इस बार हम H2SO4 को काम में लेंगे, ठीक है, तब भी आपको क्लोरीन गैस मिलेगी। जैसे MnO2 है, ठीक है, इसके आप NaCl प्लस H2SO4 से रिएक्शन करवाइए, ठीक है। एक तो आपको क्या मिलेगा? MnCl2, ठीक है, साथ में मिलेगा आपको NaHSO4 प्लस H2O प्लस साथ में क्या मिलेगी आपको? क्लोरीन गैस, ठीक है ना। इस रिएक्शन को भी आप बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर सकते हो। Cl2 प्लस Cl2, Cl4 है तो ये 4Cl, ठीक है। Na4 है यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आपका 4Na HSO4, सल्फर 4 हो गए, तो उसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे क्या करो? सल्फर को 4 कर दो, ठीक है। Mn1 है, क्लोरीन बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है, आपका Na बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस कर दो आप। कितना है यहाँ पे? 16, यहाँ पे भी 16 प्लस 2 18 है, यहाँ पे आपका 16 है तो यहाँ पे 2 लगा दो, ये हो गया आपके ऑक्सीजन बैलेंस। हाइड्रोजन कितने हैं? 8, ठीक है, यहाँ पे कितने? 4 प्लस 4 8, तो रिएक्शन आपकी बैलेंस है, ठीक है। तो इस तरह आप रिएक्शन को भी बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको
प्योर Cl2 बनानी है, प्योर आपको Cl2 बनानी है, तो आप PtCl4 का इलेक्ट्रोलिसिस करवा दीजिए या फिर उसको हीट करवा दीजिए, तो उससे भी आपको क्या मिलेगी, Cl2 गैस मिलेगी। तो आप लिख सकते हो फॉर प्रोड्यूसिंग प्योर Cl2, ठीक है। प्योर Cl2 के लिए हम क्या करेंगे, वी हीट PtCl4, आप PtCl4 की हीटिंग कर दीजिए, ठीक है, उससे भी आपको प्योर मिल जाएगी, ठीक है ना। फॉर प्रोड्यूसिंग प्योर Cl2, ठीक है। PtCl4 आपका है, PtCl4, इसे जब आप हीट करोगे तो एक तो आपको Pt मिलेगा, साथ में मिलेगी Cl2 गैस, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट मेथड होता है प्योर Cl2 को फॉर्म करने का, ठीक है ना। इसमें इम्पोर्टेंट रिएक्शन आपकी ये है MnO2, जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस H2 प्लस Cl2 गैस, ठीक है। वेल्डेंस प्रोसेस इसको बोला जाता है, ठीक है, इनको नोट कीजिए। फिर इसके अलावा इसके एक दो मेथड और हैं आपके इंडस्ट्रियल मेथड की, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो देखिए अब हम पढ़ते हैं आपके इंडस्ट्रियल मेथड्स कौन कौन से हैं इसके प्रिपरेशन के, वो भी हम एक बार देख लेते हैं कि इंडस्ट्री में आपको कैसे इनको फॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम इंडस्ट्रियल मेथड देखें, ठीक है, इंडस्ट्रियल मेथड्स, ठीक है, क्या क्या आपके प्रिपरेशन के क्या क्या मेथड हैं। तो फर्स्ट मेथड तो आपका क्या रहेगा, आप इसका ऑक्सीडेशन करवा दीजिए HCl का विद द हेल्प ऑफ O2, ठीक है, तो आपको Cl2 गैस मिल जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड आप लिख सकते हो बाय ऑक्सीडेशन ऑफ HCl, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ HCl विथ O2, ठीक है। इससे आपको क्या मिल जाएगा, विद द हेल्प ऑफ CuCl2 कैटेलिस्ट, ठीक है ना। आप CuCl2 कैटेलिस्ट को भी काम में ले सकते हो, ठीक है। रिएक्शन कैसे होगी आपकी, HCl है, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हम करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, CuCl2 के प्रेजेंस में एक तो Cl2 गैस मिलेगी, साथ में मिलेगा आपको वाटर, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो आप, ट्वाइस Cl2 ट्वाइस H हाफ O2, ठीक है। तो इस टाइप से ये भी एक आपकी इम्पोर्टेंट मेथड होता है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड एक और इम्पोर्टेंट मेथड है इसका, ठीक है ना, वो है आपका इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हो आप ब्राइन सॉल्यूशन का। ब्राइन सॉल्यूशन मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन, ठीक है, उससे भी आप Cl2 गैस का फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन हमें किसको बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन जो होता है उसे हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपका ये मेथड भी होता है इम्पोर्टेंट, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो आपको कैथोड पे तो क्या होगा, वाटर का आपके हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा और उससे हमें H2O गैस मिलेगी, ठीक है ना। तो कैथोड पर तो हमें क्या मिलेगी आपका, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके आपका यहाँ पे H2 गैस हमें मिलेगी, ठीक है। इसके साथ ही आपको ट्वाइस OH माइनस भी मिलता है, ठीक है, साथ में ये आपका एक्वस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। H प्लस तो H2 में कन्वर्ट हो गया और OH माइनस रह गया, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखना चाहो एनोड पे रिएक्शन होती है आपकी क्लोरीन की Cl माइनस, ठीक है, उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो Cl माइनस आपका आयन के 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके आपका Cl2 गैस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन से ही आपके वाटर में जो H प्लस है वो किस में कन्वर्ट होता है, H2 में, ठीक है। तो ये 2 रिएक्शन होती है आपकी इलेक्ट्रोलिसिस में, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl मतलब ब्राइन सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस में। अगर हम ऐड करें तो
2H2O प्लस 2Cl माइनस एक्वस, ठीक है, गिव्स यू H2 गैस। आपको एक तो H2 गैस मिलती है, साथ में Cl2 गैस मिलती है प्लस ट्वाइस OH माइनस एक्वस, ठीक है, ये आपको मिलता है, ठीक है। अब सॉल्यूशन में आपके पास Na प्लस ऑलरेडी अवेलेबल है, क्योंकि NaCl है तो Cl माइनस है और Na प्लस है, ठीक है। तो अगर हम इसमें Na प्लस को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, दोनों साइड, ठीक है, तो अब जो फाइनल रिएक्शन होगी हमारे वो क्या होगी, आपके Na प्लस और Cl माइनस आपस में मिलके NaCl, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ NaCl प्लस ट्वाइस ऑफ H2O, इससे हमें क्या मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट, एक तो H2 गैस मिलेगी, एक Cl2 गैस मिलेगी, ठीक है, और साथ में हमें क्या मिलेगा यहाँ पे Na प्लस और OH माइनस मिलके NaOH, ठीक है। तो अपने को एक तो H2 गैस मिली, एक क्लोरीन गैस मिली और एक आपका NaOH मिलता है, ठीक है ना। तो NaOH के प्रिपरेशन के लिए भी हम ये ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए भी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये, ठीक है ना। तो इस सॉल्यूशन में क्या है, आपको एक तो क्लोरीन मिल रही है, ठीक है, और आपका सॉल्यूशन कैसा है, एल्केली सॉल्यूशन है, ठीक है। इसलिए इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्केली प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोर एल्केली प्रोसेस, क्लोर एल्केली प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि हमें क्लोरीन मिल रही है और एल्केली मिल रही है, ठीक है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, क्लोर एल्केली प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी नेम से, कि क्लोर एल्केली प्रोसेस में आपको क्लोरीन गैस एनोड पर मिलती है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मिलती है और आपको NaH मिलता है, ठीक है ना। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, क्लोर एल्केली प्रोसेस, ठीक है। तो ये भी एक आपकी इम्पोर्टेंट मेथड है प्रिपरेशन किसके लिए, क्लोरीन के लिए, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसे नोट कीजिए। फिर हम क्लोरीन की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, एक बार आप इसे नोट कीजिए, ठीक है। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसकी कौन कौन सी आपके प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ये आपका क्लोरीन शो करता है, ठीक है। पहला तो ये आपका ग्रीनिश कलर का होता है, ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ग्रीनिश येलो कलर का होता है, ठीक है ना। इसके अलावा ये सफोकेटिंग गैस होती है, ठीक है ना, दम घुटने लगता है इससे, ठीक है ना। तो अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, प्रॉपर्टीज़, ठीक है, तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हम क्या लिखेंगे, इट इज़ क्लोरीन की बात कर रहे हैं हम, इट इज़ ए ग्रीनिश येलो गैस एंड विथ, एक तो इसकी पंजेंट स्मेल होती है, ठीक है, विथ पंजेंट स्मेल, विथ पंजेंट एंड सफोकेटिंग, ऑर्डर, ठीक है ना। ये भी एक इसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम सेकंड बात करें इसकी प्रॉपर्टी की, तो हम इसकी रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है ना। रिएक्शन विथ NaOH, अगर हम NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं क्लोरीन की, तो ये रिएक्शन हमने पहले भी देखी थी NaOH में, कि जब आप क्लोरीन की रिएक्शन कराते हो कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH के साथ, तो आपको अलग प्रोडक्ट मिलता है। जब आप हॉट और एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन कराते हो तो आपको अलग प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है ना। तो वही रिएक्शन है आपकी, जब आप Cl2 की रिएक्शन कराते हो NaOH, ये आपका कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन में है, कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन में है, तो एक तो आपको मिलेगा NaCl, ठीक है, साथ में मिलेगा आपको NaOCl, ये होता है आपका सोडियम क्लोराइड और ये होता है आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी, साथ में H2O मिलेगा, ठीक है। रिएक्शन को आप बैलेंस भी कर सकते हो, ट्वाइस Na, ठीक है, ट्वाइस Cl, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, रिएक्शन इज बैलेंस, ठीक है। इसके अलावा अगर आप NaOH की रिएक्शन कराओ, मतलब क्लोरीन की रिएक्शन कराओ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन में, ठीक है, तो आपको NaCl तो फॉर्म होता ही है, साथ में आपको NaClO3 मिलता है, ये होता है आपका सोडियम क्लोरेट, ठीक है ना, क्लोरेट मिलता है, +5 रहता है इसमें, यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन नंबर रहता है, यहाँ पे आपका +5 रहता है, ठीक है।
साथ में आपको H2O मिलती है, ठीक है, H2O मिलता है। रिएक्शन को बैलेंस करना, आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। 6 5 5 + 1 6 Cl2 3 Cl2, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3, ठीक है, 3 + 3 3 6 ऑक्सीजन, ठीक है। रिएक्शन इज बैलेंस, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन है जो आपको ध्यान रखनी है। ये NaOH में भी हमें काम मिली थी, यही आपके वापस क्लोरीन में रिपीट हुई है, ठीक है। तो ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर हम थर्ड रिएक्शन देखें, थर्ड रिएक्शन हम देखते हैं रिएक्शन विथ अमोनिया। रिएक्शन विथ अमोनिया, ये रिएक्शन भी हमने देखी थी जब हमने अमोनिया पढ़ा था, ठीक है ना। तो ये कैसी रिएक्शन होती है देखिए, अगर आप Cl2 की रिएक्शन कराते हो NH3 में, ठीक है, अगर आपके पास Cl2 एक्सेस में है तो आपको एक तो NCl3 मिलता है, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, एक तो NCl3 प्रोडक्ट मिलता है 3 6 NCl, ठीक है, और एक आपको मिलता है HCl, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करना है तो 3 HCl, ठीक है, ये रिएक्शन होगी बैलेंस। अब ये आपका एक्सप्लोजिव होता है, क्या होता है आपका एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है। यही वहीं अगर हम आपके Cl2 की रिएक्शन कराएं अमोनिया के साथ और इस बार मान लो आपका अमोनिया एक्सेस में है, ठीक है, तो आपको N2 गैस मिलती है, ठीक है। कौन सी गैस मिलती है, N2 गैस मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो N2 गैस मिलेगी, साथ में HCl NH4Cl मिलता है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है ना। एसिड आपका केवल फर्स्ट कंडीशन में जब आपका HCl2 क्लोरीन एक्सेस में तभी मिलेगा, ठीक है, अदरवाइज आपको NH4Cl मिलेगा, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करना है तो आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। Cl2 है तो 2Cl लगा दो यहाँ पे, ठीक है। एंड कितने हो गए, 4 हो गए, तो यहाँ 4 लगा दो, ठीक है। 4 हाइड्रोजन प्लस 4 हाइड्रोजन, ठीक है, 12 हाइड्रोजन, वहाँ पे आपके 8 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। रिएक्शन आपकी बैलेंस नहीं है, ठीक है, 4N आपके हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो क्या करें, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 लिख दो, ठीक है, 3Cl हो गए, या फिर 4 कर दो आप, ठीक है। 4Cl2 से क्या हो जाएगा, ये 2Cl2, ठीक है, 4Cl2 4Cl 4N हाइड्रोजन कितने हैं, 16 है, यहाँ पे कितने हैं, 12, ठीक है। तो यहाँ पे 3 करने पड़ेंगे, फिर आपको 3 कीजिए आप, जब तक कि आपके हाइड्रोजन हो गए बैलेंस। आपके नाइट्रोजन कितने हैं, 3 + 2 5, या क्लोरीन कितने आपके 3 हैं, तो इधर क्या करो 3/2 कर दो, ठीक है ना। आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है, आपको प्रोडक्ट याद रखने हैं, रिएक्शन बैलेंस अपने आप हो जाएगी, ठीक है ना। Cl2 हो गए, Cl2 हो गए, हाइड्रोजन हो गए, नाइट्रोजन इधर 4 है, इधर कितने हैं 3 + 2 है, तो इसको 1/2 कर दो। इसके बाद आप क्या करो, इसको कंप्लीट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 3Cl2 + 8NH3 गिव्स यू N2 + 6NH4Cl, ठीक है। तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेन प्रोडक्ट याद होने चाहिए कि जब क्लोरीन एक्सेस में ले रहे हो तो NCl3 बनता है जो एक्सप्लोजिव होता है, और अगर आप NH3 एक्सेस में ले रहे हो तो N2 गैस हमें मिलती है, ठीक है। ये रिएक्शन हमने N2 गैस के फॉर्मेशन में भी पढ़ी थी, N2 और साथ में मिलेगा आपको NH4Cl, ठीक है। अगर मान लो यहाँ Cl2 की जगह अगर हम Br2 ले लेते हैं, ठीक है, तो Br2 की जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको रिएक्शन बता देता हूँ, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, ओके। देखिए अगर हम Br2 ले लेते हैं तो Br2 के साथ क्या रिएक्शन शो करेगा, ये आपका अमोनिया, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो इफ वी टेक, यही अगर रिएक्शन हम करवाएं आपकी Br2 के साथ तो क्या होगा, देखिए रिएक्शन विथ NH3, ठीक है, NH3 की रिएक्शन हम करवाते हैं Br2 के साथ, तो आपको NH4Br मिलता है, साथ में आपको N2 गैस रिलीज होती है, ठीक है ना। तो ये इसकी इम्पोर्टेंट है, सेम आपका जो यहाँ पे होता है सेम टू सेम होता है, 8NH3 3Br2 N2 प्लस आपका 6NH4Cl, ठीक है ना। रिएक्शन इज बैलेंस, ठीक है। यही रिएक्शन अगर हम करवाएं अमोनिया की I2 के साथ, I2 के साथ रिएक्शन कराने पे क्या होता है, एक एक्सप्लोजिव फॉर्म होता है। I2 के साथ रिएक्शन करवाने पे आपको NH3.Ni3, ये आपका एक एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है, ये आपको गेन होता है, ठीक है। साथ में आपको मिलता है HI, ठीक है।
इसको भी आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, n ट्वाइस ऑफ n, ठीक है। I3 I1 4 है तो I2 हो गया, ठीक है। 6 हाइड्रोजन, 3 इधर 3 इधर, ये आपके कितने हो गए 6I हो गए। 6I को बैलेंस करने के लिए 3I2, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, रिएक्शन कर सकते हैं अपनी क्लोरीन की अमोनिया के साथ, ब्रोमीन की अमोनिया के साथ और आयोडीन की अमोनिया के साथ, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम और रिएक्शन पढ़ते हैं इसकी, ठीक है ना। अब हम इसकी रिएक्शन पढ़ते हैं आपके क्लोरीन वाटर के साथ, ठीक है। ठीक है, अगर हम रिएक्शन पढ़ें आपकी क्लोरीन वाटर के साथ, रिएक्शन विथ क्लोरीन वाटर, रिएक्शन विथ क्लोरीन वाटर, अगर आप क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्शन शो करते हो तो क्या होता है, देखिए। क्लोरीन वाटर मतलब क्या होता है वाटर की क्लोरीन के साथ रिएक्शन। हमें पता है क्लोरीन का कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है, ठीक है ना। तो जब लंबे समय तक आपका ये जो क्लोरीन है वाटर के संपर्क में रहता है, कांटेक्ट में रहता है, तो जो उसका येलो कलर रहता है वो क्या हो जाता है, डल हो जाता है, ठीक है ना, धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है, ठीक है ना। या हम क्या कर सकते हैं इसमें, रिएक्शन विथ क्लोरीन वाटर, ठीक है ना। आफ्टर स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम, आफ्टर स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम, क्लोरीन वाटर या फिर हम कह सकते हैं येलो क्लोरीन वाटर disappears जो आपका कलर होता है, आपका येलो कलर होता है क्लोरीन का, ठीक है ना, वो क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HCl एंड HOCl, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आपका हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है, उनके फॉर्मेशन की वजह से आपका जो क्लोरीन वाटर का जो कलर होता है आपका येलो कलर, वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे HOCl जो होता है, इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है कि ये अनस्टेबल होता है, ठीक है ना, और दोबारा डिकम्पोज हो जाता है। HOCl इज अनस्टेबल and decomposes and produce nascent ऑक्सीजन। ये आपको नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है, नेसेंट ऑक्सीजन। और नेसेंट ऑक्सीजन का क्या रोल होता है, ये एक तो इस तरह से ये आपका एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी वर्क करेगा, इसके अलावा आपको ये ब्लीचिंग एक्शन भी प्रोवाइड करवाता है जो आपका नेसेंट ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। HOCl इज अनस्टेबल एंड डिकम्पोजेज एंड प्रोड्यूस नेसेंट ऑक्सीजन, so it also work as a oxidizing agent and as a bleaching agent ब्लीचिंग एजेंट का वर्क क्या होता है, ये क्या है, किसी भी कलराइज पार्टिकल को डीकलराइज कर देता है, ठीक है ना, वो होता है आपका ब्लीचिंग एक्शन, ठीक है। ये आपका जो HOCl है ये दोबारा डिकम्पोज होता है आपका HCl प्लस O में, ये होता है आपका नेसेंट ऑक्सीजन। क्या होता है आपका नेसेंट ऑक्सीजन। और इसका जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो परमानेंट होता है, ठीक है ना, टेम्परेरी नहीं होता है। ये भी आप नोट करके लिख सकते हो, द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज परमानेंट, ठीक है ना, टेम्परेरी नहीं होता है, परमानेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए भी ये आपके एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन हो जाती है क्लोरीन वाटर, ठीक है ना, इसको नोट कीजिए। फिर इसकी एक रिएक्शन और हम पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, एक बार आप इसे नोट कीजिए। इसके अलावा ये आपके जो नेसेंट ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ये आपको बहुत से सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज भी कर देती है, लाइक नेसेंट ऑक्सीजन
आप लिखना चाहो तो यही लिख लीजिए, नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज Fe2+ टू Fe3+, Fe2+ को Fe3+ में ऑक्सीडाइज कर देगी, या फिर आपके I2 को HiO3 उसमें आपको ऑक्सीडाइज कर देगी, ठीक है, या फिर आपके SO2 को SO4 2- में ऑक्सीडाइज कर देगी, ठीक है ना। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है, ठीक है, एक बार इसे आप नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं। ओके, देखिए अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं आपकी क्लोरीन की स्लैग्ड लाइम के साथ। स्लैग्ड लाइम क्या होता है? CaOH2, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपकी रिएक्शन विथ स्लैग्ड लाइम, ठीक है, CaOH2, ठीक है। अगर हम स्लैग्ड लाइम के साथ रिएक्शन देखें तो हम क्या कह सकते हैं, जब क्लोरीन की स्लैग्ड लाइम के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना। व्हेन Cl2 is react or Cl2 is passed through calcium hydroxide, bleaching powder is formed, आपका ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है, ठीक है ना। देखिए कैसे रिएक्शन होती है, Cl2+ CaOH2, ठीक है, तो आपको मिलता है CaOCl2, ठीक है, CaOCl2, और साथ में मिलता है आपको H2O, ठीक है। ये होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। और अगर आपको एक्चुअल में ब्लीचिंग पाउडर का कंपोजिशन देखना है, एक्चुअल जो कंपोजिशन होता है आपके ब्लीचिंग पाउडर का अगर हमें देखें तो हम कह सकते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, जो एक्चुअल कंपोजिशन होता है, ठीक है ना, ये तो उसका एक कांस्टेंट पार्टिकल होता है। जो एक्चुअल कंपोजिशन होता है वो आपका CaOCl होल ट्वाइस डॉट CaCl2 डॉट CaOH होल ट्वाइस डॉट 2H2O, ये होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर का एक्चुअल कंपोजिशन, ठीक है ना। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि ऐसी चीज़ें अभी तक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी भी नहीं गई हैं, तो हो सकता है पूछ ली जाए, ठीक है ना, क्योंकि सबका ध्यान इन चीज़ों पे जाता भी नहीं। ब्लीचिंग पाउडर सब इसे ही समझते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअल कंपोजिशन आपका ये होता है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। CaOCl इसका होल ट्वाइस, CaCl2 आपको जोड़ना है, CaOH का होल ट्वाइस ये है, ठीक है ना, साथ में 2H2, ठीक है। तो ये होती है आपकी रिएक्शन विथ स्लैग्ड लाइम, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इसके कुछ कंपाउंड्स भी होते हैं, ठीक है, जो मैं आपको बता देता हूँ इसके कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं क्लोरीन के। एक होता है आपका COCl2, ठीक है ना, COCl2 इसे हम बोलते हैं फोस्जीन। एक होता था PH3, उसे हम क्या बोलते थे? फोस्फीन। ये होता है COCl2, इसे हम बोलते हैं फोस्जीन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप एक और कंपाउंड देखना चाहो, ठीक है, CCl3.NO2, इसे हम बोलते हैं आपका टीयर गैस, इसे हम क्या बोलते हैं? टीयर गैस बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप CH2 Cl एंड CH2Cl, ठीक है, इसे हम बोलते हैं मस्टर्ड गैस, ठीक है ना, मस्टर्ड गैस। तो ये आपके 2-3 फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, जो क्लोरीन से रिलेटेड हैं, जो आपको ध्यान होने चाहिए, ठीक है ना, टीयर गैस, फोस्जीन और मस्टर्ड गैस के, ठीक है। तो यहाँ पे आपका
ये हमने क्लोरीन की बहुत सारी रिएक्शन देखी है, ठीक है ना, इन सबको नोट कीजिए आप। यहाँ पे आपका क्लोरीन आपका कंपाउंड कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट कंपाउंड पढ़ते हैं क्लोरीन का, ठीक है, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं आपके हेलोजन एसिड्स के बारे में, ठीक है ना। आपके कौन कौन से हेलोजन एसिड्स होते हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं, लाइक HCl, HBr, HI, HF, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज हेलोजन एसिड्स। हेलोजन एसिड्स HX, ठीक है। हेलोजन एसिड्स में आपके कौन कौन से एसिड्स आएंगे, एक तो आएगा आपका HF, HCl, HBr एंड देन HI, ठीक है। ये आपके हेलोजन एसिड्स होते हैं। अगर हम इनका एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर पूछूं मैं आपको, तो आप मुझे बता सकते हो एसिडिक कैरेक्टर किसका सबसे ज़्यादा होगा, HI का। क्यों? क्योंकि बड़ा साइज है, H और I के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए तुरंत आपका HI H+ है वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए आपका एसिडिक कैरेक्टर जो होगा सबसे ज़्यादा किसका होगा, HI, देन HBr, HCl एंड देन HF। बॉन्ड डिसोसिएशन बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी, इसलिए तुरंत टूट जाएगा और आपका H+ रिलीज हो जाएगा। तो सबसे अच्छा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा, HI का। रीजन आप लिख सकते हो ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। वहीं अगर मैं आपको मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का अगर मैं आपको ऑर्डर पूछूं, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा HF का हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी, ठीक है, उसी का रहेगा सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम तो उसी का रहना चाहिए फ्लोरीन का, ठीक है। उसके बाद आपका नॉर्मल ट्रेंड जो रहता है वो, ठीक है ना, HI, देन HBr एंड देन आपका HCl, ठीक है। ये तो इसका हो गया आपके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। वहीं अगर मैं आपको पूछूं इनके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या रहेगा, तो क्या आप मुझे मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बता सकते हो? मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, HI ग्रेटर देन HF, देन आपका HBr एंड देन HCl, ठीक है। ये होना चाहिए HF लास्ट में, ठीक है ना, क्योंकि मोलिकुलर मास सबसे ज़्यादा किसका है, HI का है, फिर Br, फिर Cl, फिर HF। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है, ठीक है, क्योंकि आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो रहती है लिक्विड स्टेट में, ठीक है, इसलिए भी यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। तो HF का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है आपका, ज़्यादा हो जाता है सॉलिड स्टेट में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड स्टेट में, यहाँ पे क्या रहेगा आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सटेंट ज़्यादा रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सटेंट इज़ वेरी हाई, एक्सटेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सटेंट इज हाई, ठीक है ना, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें रिड्यूसिंग कैरेक्टर की, रिड्यूसिंग कैरेक्टर उसका क्या ऑर्डर होगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब कौन कितना जल्दी H+ देगा, तो H+ क्या करेगा, सामने वाले को रिड्यूस करेगा, ठीक है। कौन देगा सबसे पहले, HI, तो HI का सबसे अच्छा रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा। उसके बाद HBr, देन HCl एंड देन HF, ठीक है। ये हो जाएगा आपके रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट ऑर्डर होते हैं ये आपके हेलोजन एसिड्स के, ठीक है, इनको एक बार आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम हेलोजन की या एक एसिड भी एक रिएक्शन भी होती है HF की, एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, वो भी मैं आपको यहीं लिखवा देता हूँ, रिएक्शन ऑफ HF विथ SiO2। ये रिएक्शन मैंने आपको पहले भी बता दी है, एक बार और मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि जब HF आपका रिएक्शन शो करता है SiO2 के साथ, ये होता है आपका सिलिका, ठीक है ना, जो आपके कांच होते हैं मिरर्स वगैरह उनका मेन कंपोनेंट होता है सिलिका SiO2, ठीक है। आपके बनता है SiF4 प्लस साथ में H2O, ठीक है। जो ये SiF4 होता है आपका, रिएक्शन आप बैलेंस कर लेना एक बार,
SiF4 होता है वो दोबारा आपका HF से रिएक्शन करता है, ठीक है, और आपके H2 SiF6 फॉर्म करता है। इसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफ्लोरोसिलिसिक एसिड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफ्लोरोसिलिसिक एसिड, सिलिसिक एसिड, ठीक है। तो क्या होगा इसमें? इसे हम ईचिंग ऑफ ग्लास भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया था एक बार कि आपके जो ऑफिस वगैरह के कांच होते हैं उनके ऊपर जो लिखा हुआ रहता है, मार्क किया हुआ रहता है, ठीक है ना, तो वो इसी से ही किया हुआ रहता है। वो सिलिका रहता है, कांच रहता है, उसकी रिएक्शन HF से करवाते थे। तो जहाँ जहाँ पर आपको मार्किंग करनी होती है वहाँ वहाँ पर HF से रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होती है, सरफेस आपकी लिक्विड हो जाती है, ठीक है, और उससे ट्रांसपेरेंट हो जाती है एक तरीके से देखा जाए तो, और उसके बाद आप उस पर कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो वो आपका एक फीचर होता है जो आपके इस की हेल्प से होता है, आपका HF और SiO2 की हेल्प से, ठीक है। इसे हम ईचिंग ऑफ ग्लास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईचिंग ऑफ ग्लास, ठीक है ना। ये आई थिंक आप लोगों को याद होगा, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, इसे नोट कीजिए। फिर हम एक दो रिएक्शंस और पढ़ते हैं और HCl के बारे में पढ़ लेते हैं हम, ठीक है ना। HCl की वैसे कोई खास इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, बट एक दो आपकी प्रिपरेशन है और प्रॉपर्टी है वो हम देख लेते हैं, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है आपका, हाइड्रोजन क्लोराइड जिसे हम बोलते हैं HCl, और हाइड्रोक्लोरिक गैस, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो नेक्स्ट कंपाउंड हम देख लेते हैं आपका HCl, दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है ना, इसको प्रिपेयर करने की एक प्रोसेस होती है। उसमें क्या है, आप हीट करते हो NaCl को विथ कॉन्सेंट्रेट H2SO4, ठीक है ना। इसके प्रिपरेशन की अगर मेथड देखा जाए, प्रिपरेशन अगर हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं, बाय हीटिंग NaCl विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब आप उसको हीट करते हो, ठीक है ना, तो आपको HCl मिलती है, ठीक है। अगर आप NaCl की रिएक्शन करवाओ H2SO4 के साथ, तो सबसे पहले एक H+ आपका यहाँ से रिमूव होता है, आपका ये अराउंड 420 केल्विन पे होती रिएक्शन, तो आपको मिलेगा NaHSO4, ठीक है, और साथ में HCl। इसे आप जब और ज़्यादा हीट करोगे NaHSO4 को, ठीक है, NaHSO4 को दोबारा हीट करने पर आपको क्या मिलेगा, ये आपका लगभग होता है अराउंड 823 केल्विन पे, आपको मिलेगा Na2SO4, ठीक है, और साथ में HCl, ठीक है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है, ठीक है ना, जिससे आप HCl को फॉर्म कर सकते हो। इसके अलावा इसकी एक प्रॉपर्टी होती है HCl की, इसके अलावा और कोई इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन वैसे बेसिक ऐसा कुछ है नहीं खास, ठीक है ना, एक ही उसकी मेथड है प्रिपरेशन का। इसके अलावा हम इसकी प्रॉपर्टी देखें तो इसकी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ये आई थिंक आप लोगों को पता होगी, कि जब HCl की अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो NH4Cl बनता है, ठीक है ना, जिसके वाइट फ्यूम्स होते हैं। तो ये रिएक्शन है जो आपको ध्यान रखनी है, वाइट फ्यूम्स मतलब सफ़ेद धुआं निकलता है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है, इसे नोट कीजिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं आपके ऑक्सी एसिड्स के बारे में, ठीक है ना, हेलोजन के कौन कौन से ऑक्सी एसिड्स अवेलेबल हैं, ठीक है, उनके बारे में हम देख लेते हैं। एक बार आप इनको रिएक्शन को नोट कीजिए। ओके, तो अब हम देखते हैं आपके ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन्स कि हेलोजन के आपके कौन कौन से एसिड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन, ठीक है। अगर हम क्लोरीन के एसिड्स की बात करें तो क्लोरीन के आपके पास 4 एसिड होते हैं। एक तो होता है आपका HOCl, एक होता है आपका HClO2, एक होता है HClO3 और एक होता है आपके पास HClO4, ठीक है।
इसे हम बोलते हैं आपका क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, ठीक है। ये होता है आपका क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, ठीक है। ये होता है आपका हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, और ये होता है आपका परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, Cl-O-H, ठीक है। ये आपका बॉन्ड है, ठीक है। ये आपके 3 लोन पेयर हो गए, क्लियर है। HOCl की यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो होता है आपका, क्या होता है आपका, अगर Cl का हाइब्रिडाइजेशन हम पूछें तो sp3, ठीक है। HClO2, ये आपका OHCl, एक तो OH ये हो गया, एक होगा आपके पास डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे आपके फिर 1 2 3 4 मतलब 2 लोन पेयर और, ठीक है। यहाँ पे भी आपके हाइब्रिडाइजेशन जो होता है क्लोरीन का, क्या होता है, sp3, ठीक है। क्लोरिक एसिड OHCl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है, एक लोन पेयर। यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन जो होता है आपका sp3 होता है। पर क्लोरिक एसिड OHCl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, कोई लोन पेयर नहीं। यहाँ पे भी हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है। मतलब क्लोरीन के जितने भी ऑक्सो एसिड्स हैं उनमें सब में हाइब्रिडेशन क्या है, एक तो सेम है, और वो क्या है आपका sp3 है, ठीक है। एक तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वो कौन कौन से ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं, तो अगर हम देखें जैसे आपका एक टेबल फॉर्म में हम बना सकते हैं, जैसे आपका ये है HOX, ठीक है। कि आपके जो हेलोजेंस हैं वो कौन कौन से ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं, ठीक है ना। HOX हो गया, HXO2 हो गया, एक हो जाएगा आपके पास HXO3, और आपके पास फोर्थ क्या होगा, HXO4, HXO4, ठीक है। ये हो गया आपके पास 4 ऑक्सो एसिड्स, ठीक है। तो फ्लोरीन केवल और केवल HOX टाइप के ऑक्सो एसिड्स बनाता है, फ्लोरीन केवल एक ही बनाता है, ठीक है ना। क्लोरीन जो होता है आपके सभी बनाता है, HOX भी बनाएगा, HOX2 भी बनाएगा, HOX3 भी बनाएगा, और HOX4 भी बनाता है, ठीक है। अगर हम ब्रोमीन की बात करें, ब्रोमीन आपका HOX भी बनाता है, HXO2 नहीं बनाता है, ठीक है ना। HXO3 बनाता है और HXO4 बनाता है। वहीं आयोडीन भी आपका HOX टाइप का बनाता है, HXO3 बनाता है, और आपका HXO4 भी बनाता है, ठीक है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है कि इसकी क्या क्या आपकी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। ये हैं आपके ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस, ठीक है। यहीं पे आपके एक क्वेश्चन भी अराइज होता है। क्वेश्चन क्या होता है, देखिए क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि जब आप HCl की रिएक्शन कराते हो, आयरन की रिएक्शन कराते हो HCl से, तो आपको प्रोडक्ट मिलता है FeCl2, ठीक है, साथ में मिलती है H2 गैस, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फेरस क्लोराइड ही क्यों मिलता है, मतलब आपको रिएक्शन करवाने पे फेरिक क्लोराइड क्यों नहीं मिलता है, ठीक है। मतलब Fe यहाँ पे +2 स्टेट में, फेरिक में क्या होगा FeCl3, मतलब Fe+3 स्टेट में रहेगा, तो वो क्यों नहीं बनता है, रीजन क्या होता है इसका। अगर हम देखें, अगर हम इसका रीजन देखें तो रीजन क्या है कि जो H2 है, ठीक है ना, वो क्या करेगा FeCl3 को दोबारा, अगर मान लो वो बन भी जाती है तो उसको दोबारा रिड्यूस कर देगा। H2 का क्या रिड्यूसिंग नेचर है, तो FeCl3 अगर बन भी गया तो वो दोबारा उसे रिड्यूस करके वापस Fe और HCl में रिड्यूस कर देगा, तो ये Fe और HCl आपको दोबारा मिल जाएगा, इससे वापस आपकी रिएक्शन होगी और फिर वापस आपको FeCl2 ही मिलेगा, ठीक है ना। तो रीजन आपका क्या है, ड्यू टू reducing nature of H2, it reduces FeCl3 back to Fe
Cl2, ठीक है ना। तो अगर मान लो बन भी जाती है तो भी उसे क्या कर देता है, वो दोबारा रिड्यूस कर देता है और FeCl2 ही आपका फाइनल प्रोडक्ट बचता है, ठीक है। तो मेन रीजन क्या होता है आपका H2, ठीक है। इसे आप नोट कीजिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं आपके इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है ना। इसके बारे में मैंने आपको बताया था X3, ठीक है ना। तो वो आपके कौन कौन से होते हैं, एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। एक बार आप नोट कीजिए। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं आपके इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के बारे में। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में तो आपके मीन्स जो आपके हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो अपने ही ग्रुप के हेलोजन अदर हेलोजन के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। उन्हें हम क्या बोलते हैं, आपके इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। जैसे आप नेक्स्ट हेडिंग होगा आपका इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। जैसे आपके होते हैं ना, जैसे ICl3 है, ठीक है, या फिर ClF3, IF7, ठीक है, BrF5, इस टाइप के आपके जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। इसमें आपके केटायन और एनायन दोनों क्या रहते हैं, आपके हेलोजन ही रहते हैं, ठीक है ना। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स जो होते हैं आपके ज़्यादा मतलब रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। रीजन क्या होता है उनका, क्योंकि उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उनमें डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे फ्लोरीन की अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्लोरीन की अलग है, फ्लोरीन की अलग है, यहाँ पे आयोडीन की अलग है, ठीक है। इसकी वजह से ये क्या होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर more reactive, are more reactive, are more reactive due to the difference in due to the difference in electronegativity, नेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस की वजह से, जैसे आपका फ्लोरीन है F2 है, ठीक है, उसमें F और F है, उसमें आपका कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। लेकिन जैसे BrF है, ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन की अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और ब्रोमीन की अलग है, ठीक है। इस वजह से ये BrF जो होगा आपका ज़्यादा रिएक्टिव होगा आपका F2 से, ठीक है ना, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके इसमें कौन कौन से कंपाउंड्स आते हैं, ठीक है, ये तो हमने देख ही लिए। इनकी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की, इनका हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना, वो इम्पोर्टेंट होता है, वो देखिए आप, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, इनका हाइड्रोलिसिस कैसे होता है, देखिए। जब इनका हाइड्रोलिसिस होता है तो ये मैं आपको एक बार पहले भी बता चुका हूँ, ये तो आपका लार्ज साइज वाला, लार्ज साइज या तो केटायन होगा या फिर आपका हेलोजन रहेगा, ठीक है। और ये आपका क्या रहता है, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज, ठीक है, स्मॉल साइज केटायन या स्मॉल साइज आपका हेलोजन, ठीक है। देखिए होता क्या है, जैसे आपको रिएक्शन करवानी है ClF3 की, आपको हाइड्रोलिसिस करवाना है, ठीक है। H2O मतलब H+ और OH-। ClF3 यहाँ आप देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, फ्लोरीन की ज़्यादा है, तो मतलब इस पर डेल नेगेटिव। क्लोरीन पे क्या आएगा आपका, फ्लोरीन आपका नेगेटिव, ठीक है। क्लोरीन क्या आएगा आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ ऐड कर दो यहाँ पे, और यहाँ के पॉजिटिव को यहाँ के नेगेटिव के साथ। H2O में पॉजिटिव क्या है H+ को जोड़ दो F3 से, आपके क्या बन जाएगा आपका HF, ठीक है। Cl है पॉजिटिव, उसको नेगेटिव से जोड़ दो, ठीक है, तो Cl को जोड़ दो आप OH से, ठीक है, क्या बन जाएगा आपके पास HClO, ठीक है। यहाँ पे बन गया आपका HF। रिएक्शन को बैलेंस करनी है, 3F है यहाँ पे 3F, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हो गए 3, 1 प्लस इधर 1, 4 हो गए, तो यहाँ पर 2 कर दो, ठीक है, और ClO2। दूसरा कंपाउंड जो बनेगा वो भी एक चीज़ और ध्यान रखो कि कैसे बनता है, फ्लोरीन -1, यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +3, यहाँ पे क्लोरीन की स्टेट भी क्या होनी चाहिए
+3, जैसे मैंने मान लो ये लिख दिया, तो यहाँ आप चेक करोगे तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1 होगी। तो +3 वाला हमेशा +3 वाला ही एसिड बनाता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे +3 है तो यहाँ पे भी आपका 2 लगेगा, तब जाके आपका क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3 होगी, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, गलत प्रोडक्ट अपने को नहीं बनाना। अगर हम बात करें IF7, आप बना सकते हो प्रोडक्ट, वीडियो को पॉज करके बनाइए। H+ है, किससे जुड़ेगा, माइनस से, फ्लोरीन से, HF फॉर्म होगा, ठीक है। साथ में क्या बनेगा, I और OH, ठीक है, तो HO HIO। अब बताइए यहाँ पे आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7। +7 कब आएगी, जब मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा, तब जाके आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, 7, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता पड़ जाएगा कि आपका दूसरा जो एसिड बनेगा वो क्या बनेगा। रिएक्शन को बैलेंस करना है तो 7HF हो गया, ठीक है, 7H+1 8 को यहाँ पे 4 कर दो आप, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस हो गई। BrF5 आपको बनाना है, BrF5, ठीक है, मतलब इसका हाइड्रोलिसिस करवाना है। क्या होगा, F- है, माइनस जुड़ेगा H+ के साथ तो HF, ठीक है, साथ में OH और Br तो HOBr, ठीक है। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट Br की क्या है, +5 है, +5 कब आएगी, जब मैं क्या लिखूंगा आपके HBrO3, तब जाके आपके Br की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, +5, ठीक है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा सेम रहेगी, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है, इसको आपको नोट करना है, ठीक है ना। इसके अलावा आपके इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं, आपके अच्छे फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स भी होते हैं, ठीक है ना। फ्लोरिनेटिंग एजेंट मतलब जिस किसी के साथ ये रिएक्शन करेंगे उसको अपना फ्लोरीन दे देंगे, ठीक है ना, मतलब उसका जो कंपाउंड है फ्लोरीन के साथ बन जाता है, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा पॉइंट होता है जो आप लिख सकते हो, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स, गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स, ठीक है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट थोड़ा सा पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका, ठीक है ना, एक बार आप इसे नोट कीजिए, ठीक है, एक बार आप इसे नोट कीजिए, ओके। तो देखिए आज के लेक्चर में हमने एक तो फ्लोरीन के बारे में पढ़ा, ठीक है, क्लोरीन के बारे में पढ़ा, ठीक है, HCl के बारे में पढ़ा, इसके अलावा आपके जो हेलोजन एसिड्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा, ठीक है, उनके ऑर्डर देखिए हमने, ठीक है, और लास्ट में हमने क्या देखा, आपके इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। तो हमारी जो फैमिली थी आपकी 16 ग्रुप वाली हेलोजन फैमिली, वो यहीं पे कंप्लीट होती है, ठीक है ना। बहुत सारे अपने इसमें रिएक्शन भी देखी है, प्रॉपर्टीज़ हमने सारी की सारी देख ली है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपका लास्ट आपका टॉपिक रहेगा नोबल गैस का, ठीक है, नोबल गैस फैमिली, उसके बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में उसी को स्टार्ट करेंगे, तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।